हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन से आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंप्लीट करना है, मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक क्षण की गति के कारण प्रेरित विद्युत भागबल निकालना है। तो हमने कल जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और फैराडे एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट था फैराडे एक्सपेरिमेंट, उसी से पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिला था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? चेंज ऑफ फ्लक्स। और चेंज फ्लक्स कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होगी किसी फील्ड में। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी रॉड ली है और इस रॉड को हम फील्ड से बाहर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या का क्या होगी? कम हो जाएगी। फील्ड के अंदर लाएंगे तो बढ़ेगी। तो रॉड का जब मूवमेंट कराते हैं, रॉड में जो गति करते हैं, उस गति के कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन आता है। तो इसके कारण इसमें क्या होगा? ईएमआई होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ओवरऑल पूरी फिनोमेना किस पे डिपेंड कर रही है? चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज फ्लक्स होगा तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही तो था। तो टोटल आपको चेंज रखना है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो फैराडे से सेकेंड लॉ बन जाएगा, d∅/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो वहां फैराडेज लॉ हो गया। तो फर्स्ट लेक्चर को आप जरूर देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, वहां पे आपको फर्स्ट लेक्चर अपलोड मिलेगा, उसको जरूर देखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी क्षण है वो एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस पर प्रेरित विद्युत भागबल कैसे लगेगा। बड़े अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इसको और इस एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा इसमें। और अभी आप सीख के जाएंगे, घर पे इतना ज्यादा आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप कभी भूलेंगे नहीं। तो प्लीज वीडियो बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। एक हमने क्षण ली है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, ठीक। इसमें क्षण v वेलोसिटी से गतिमान है। क्षण की गति कितनी? v। अब हमने इसमें मान लिया सपोज दैट क्षण किससे मिलकर बनी है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। क्षण में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी। सपोज दैट इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिएगा, सपोज दैट है तो नंबर ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन से इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश, आवेशित पार्टिकल भी इस फील्ड में क्या होगा? गतिमान होगा। जब आवेशित पार्टिकल इस फील्ड में गतिमान होगा तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित पार्टिकल प्रवेश करता है तो उस पे एक बल कार्य करता है, उस बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। और वही बल जो होता है वो चुंबकीय बल भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। तो लॉरेंज बल के कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। अच्छा, लॉरेंज बल है क्या? जैसे सपोज दैट एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये यही तो किया था हम लोगों ने, डेरिवेशन जो किया था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो चैप्टर पढ़ा था। तो यहां पे कोई भी आवेश है Q, ठीक। Q आवेश क्या कर रहा है? कितनी वेलोसिटी से गतिमान है? v वेलोसिटी से इस क्षेत्र में गतिमान है। वेलोसिटी कितनी? v। अब जब v वेलोसिटी से गतिमान है Q आवेश, तो गतिमान आवेश में लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होता है? Fm, इसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंज फोर्स होता है Fm इक्वल Q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। v इज द वेलोसिटी एंड v इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो v मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड में जो फील्ड क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जाने वाली फील्ड, यही तो है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित पार्टिकल जा रहा है v वेग से। वेग कितना है? v है।
अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि जब v वेग से गतिमान है तो इस पे बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय क्षेत्र भी लगेगा, और v वेग से गतिमान है तो तीन क्वांटिटी हो गई, v, एक तो वेलोसिटी, एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और एक हो गया फोर्स। और आवेश तो कांस्टेंट है ही, चार्ज का आवेश तो बदलेगा नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब v वेग से गतिमान है तो आप उंगलियों को गतिमान करें v वेग की तरफ, अंगूठे को ऐसा रखें, ये कंडीशन। गतिमान होते होते उंगली को रोटेट करेंगे तो रोटेशन की जो दिशा होगी, अंदर की तरफ जा रही उंगली, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, ये फील्ड बनेगी अंदर, ठीक है। अब इस फील्ड को हम दिखा नहीं रहे क्योंकि फोर्स दिखाना है, और जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है, अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये इस पे लगेगा क्या, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। ये एफ की डायरेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, एफ। अब आप देख सकते हैं कि जब यहां पे इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये वेलोसिटी है इस तरीके से, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर गतिमान है इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स इस पे, ये कंडीशन बन रही है, गतिमान आवेश, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है, और उस फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी, Fm = Q B क्रॉस B, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है, थीटा = 90 डिग्री। कितना बन रहा है, थीटा = 90 डिग्री। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब खोल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b की वैल्यू कितनी होती है, AB sin थीटा, तो यहां पे Fm = आ जाएगा QVB sin थीटा, बट थीटा = 90 डिग्री। एक एक स्टेप को समझेंगे बहुत अच्छे से, तो मैग्नेटिक फोर्स जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, QVB, क्यों, sin 90 की वैल्यू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब इतनी चीज आपने समझ ली, और ये प्रीवियस टॉपिक पे हमने इसको एक्सप्लेन किया, तो उस चीज को हमने यहां पे बता दिया। लेकिन अभी हमने इसका कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं। जब छड़ हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर कैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल लगेगा, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। आप इसको अगर अच्छे से समझ गए तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉन हमने माना, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक। तो नेगेटिव पार्टिकल है, जब पॉजिटिव पार्टिकल के लिए फोर्स ये था, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था जब गतिमान इधर हो रहा था, तो नेगेटिव फोर्स जब होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन इस नेगेटिव चार्ज पे, ये कैसा है, नेगेटिव, नीचे की तरफ लगेगी। इसमें नीचे क्या लगेगा, Fm। तो इस जितने भी इलेक्ट्रॉन इस छड़ में हैं, उस पे इसके छड़ के गतिमान होने के कारण इसमें एक चुंबकीय बल लगता है जो इन इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, नीचे की तरफ खींचेगा। जब नीचे की तरफ खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, क्योंकि फोर्स है, तो फोर्स क्या करेगा, पुल करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ेगा, इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई सबको। यहां पे क्या बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन, मतलब नेगेटिव चार्ज हमारा कैसा होगा, अधिक होगा, यहां पे अधिकता होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा पूरे छड़ में फ्रीली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, जब नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो ऊपर कुछ वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, उसी को हम बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वैकेंट स्पेस हो जाता है उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव। वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। किसकी अधिकता हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की। जब पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होगी तो इसमें एक फील्ड लगने लगेगी, क्योंकि फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है
क्योंकि ये बैटरी की तरह से बन जाएगा, मतलब सेल बन जाएगा एक तरह से। ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका नेगेटिव सिरा। इस चीज को आप ध्यान रखें, ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये सेल बन गया। ऊपर पॉजिटिव प्लेट और नीचे नेगेटिव प्लेट। तो इनके बीच ये हमारा धनात्मक विभव है और ऋणात्मक विभव है। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा धनात्मक विभव पे हो गया। किस पे, धनात्मक विभव, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ये। इसकी पोटेंशियल कैसी है, पॉजिटिव पोटेंशियल। जो ये सिरा हमारा है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये वाला भाग। और ये भाग जो हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे। इसको ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक विभव। मतलब ये हो जाएगी नेगेटिव पोटेंशियल। क्या हो जाएगी, नेगेटिव पोटेंशियल। फिर से एक बार देखते हैं। आपने क्या किया, छड़ को मूव किया, मूव करने से इसमें मैग्नेटिक फोर्स बन गया। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करने लगा, इस छड़ को मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि छड़ हमारी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऋणात्मक पे जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अभी हमने बताया था क्यों लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव की डायरेक्शन ये होती है, मूवमेंट ये है, तो पॉजिटिव पे फोर्स कितना लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। तो इसमें पॉजिटिव वाले चार्ज ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव वाले नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब इसमें शिफ्टिंग हो जाने के बाद, सबसे पहले हमारा छड़ का मूवमेंट हुआ, इसमें शिफ्टिंग हो गई, मतलब चार्ज हमारे क्या हुए, एक दूसरे की तरफ, पॉजिटिव ऊपर हो गया, नेगेटिव नीचे आ गया। तो इसमें एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। एक पॉजिटिव पोटेंशियल हो गई, एक नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सेल में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गई इसमें, तो इसमें एक फोर्स लगने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो फोर्स लगेगा, तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, आपको पता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आवेश पे लगने वाला जो बल होता है, F इक्वल टू क्यू ई। E इक्वल टू F/Q निकालते हैं, तो F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, F। ठीक, तो ये कंडीशन आपको यहां पता हो जानी चाहिए कि जब कोई ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ट्रांसलेटरी मोशन है, तब ट्रांसलेटरी मोशन में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से होगा उसको आप समझ जाइए अच्छे से। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से छड़ पे किस तरीके से फोर्स लगते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिससे हमारा चार्ज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। मतलब ये इसकी गति जो होगी ये बैलेंस हो जाएगी जब उतने ही इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहां पे आप इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी जो दिशा होगी, अगर हम छड़ को लिख देते हैं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, PQ छड़ है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो दिशा होगी, इस फोर्स की दिशा P से Q की तरफ, P टू Q, P से Q की तरफ। अब हम निकालते हैं इस पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र। अभी हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे जो फोर्स लगेगा F E इक्वल क्यू ई होता है, F E इक्वल टू क्यू ई। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो जाए। F E इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। इसकी डायरेक्शन बता दीजिएगा, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जो ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा Q से P की तरफ, Q से P की तरफ। देखो आप देख सकते हो
कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। जब बराबर और विपरीत आवेश दोनों पे लग रहे हैं, दोनों पे बल लग रहे हैं, किसी चीज को खींचा जा रहा है, तो कि वो चीज हमारी क्या होगी, जैसे हमने इन दोनों पे इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, इतने ही फोर्स ऊपर लग रहा, वही फोर्स नीचे लग रहा, दोनों फोर्स हमारे एक ही पार्टिकल पे लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमारा एक साम्यावस्था हो जाएगी इसकी, मतलब ये पार्टिकल हमारा मूवमेंट करना लगभग बंद कर देगा। तो एक ये इसमें एक साम्यावस्था आ जाएगी जिसमें दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो संतुलन की स्थिति में यहां पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक बार इसको इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये कंडीशन आती है, आपने क्या किया, इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकाला, मैग्नेटिक फोर्स इसके मूवमेंट के कारण मिला, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स जब यहां शिफ्टिंग हो गई तो विभवांतर बन गया, विभवांतर के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें बन गया। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे बताते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि कोई भी आपने छड़ ली है, वो छड़ इसमें सीधी रेखा में गत कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। इस मोशन के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ मूव करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल होता है, और इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ डायरेक्शन बदल जाती है। तो नेगेटिव चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ, तो इसमें क्या होता है, चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है, छड़ के ऊपरी भाग पे धनात्मक आवेश और छड़ के निचले हिस्से पे ऋणात्मक आवेश। मतलब यहाँ पे ऋणात्मक आवेश की अधिकता होगी और ऊपर धनात्मक आवेश की अधिकता होगी। ठीक, धनात्मक आवेश है क्या, इलेक्ट्रॉन जब किसी जगह पे है और मूव करके किसी दूसरी जगह पे पहुंचता है, तो वो जो स्पेस क्रिएट होता है वो धनात्मक हो जाएगा। इन आपने जो इसको आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी उसमें ये पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं कि जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दे रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यही तो होता है। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस जगह से मूव करके यहां पे पहुंच जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। जब मूवमेंट होगा तो यहां पे धनात्मक पोटेंशियल और ऋणात्मक पोटेंशियल बन जाती है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच में धनात्मक विभव बन जाता है और ऋणात्मक विभवांतर हो जाएगा। तो विभवांतर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन जाती है। क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर फोर्स लगता है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगता है फील्ड की दिशा में, नेगेटिव पार्टिकल है तो फील्ड के विपरीत दिशा में। ये तो सबको पता होगा, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव फील्ड की दिशा में और इसकी नेगेटिव फील्ड के विपरीत दिशा में। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करने लगी जो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ लगने लगी। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने लगाया लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स से हमने यहां पे निकाल लिया लॉरेंज फोर्स Fm इक्वल टू होता है माइनस का Q V क्रॉस B। ठीक, यहां से V क्रॉस B को हमने चेंज किया, तो V साइन थीटा से थीटा इक्वल टू 90 हमने डायरेक्शन से आपको डिफाइन किया था। अब आते हैं यहां पे अपने कॉन्सेप्ट पे, आप रिटर्न कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना, QE, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, माइनस QVB। तो यहां से चार चार्ज कैंसिल हो रहा है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का B इंटू B। ठीक है, तो इसको इक्वेशन जैसे हमने फर्स्ट लिया था और यहां सेकंड लिया था, इसको इक्वेशन थर्ड कर दीजिए। अब देखो कनेक्टिविटी एक दूसरे से, आपने रॉड को मूव कराया था सीधी रेखा में, इसके बाद आपने क्या किया, उस पे इलेक्ट्रॉन, रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज Q टू P शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज P टू Q शिफ्ट हो गया। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। सपोज दैट रॉड की लेंथ अगर हम L ले लें,
ये रॉड की लेंथ है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लेंथ के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V अपॉन एल। और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चालक है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, ये पॉजिटिव इधर पोटेंशियल इधर नेगेटिव, ठीक, तो ये पॉजिटिव से रहा, ये नेगेटिव से रहा, और इनके बीच हमें पोटेंशियल निकालना है, तो E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन एल। ये सबको पता होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू dV अपॉन dx, यही होता है। उसी dV अपॉन dx से हम ले सकते हैं V अपॉन एल। तो यहां पे क्या करना है, इसको इक्वेशन अगर आप इस थर्ड इक्वेशन को इसमें यूज कर लीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा V अपॉन एल इक्वल माइनस VB। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू माइनस VV एल, जहां V क्या है, यहां पे V, यहां पे क्या बन जाएगा, EMF, यही विद्युत वाहक बल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, EMF। इसी को E भी लिख सकते हैं यहां पे। और B क्या है, यही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और V क्या है, वेलोसिटी। L क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये आपने यहां पे विद्युत वाहक बल इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये इसकी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया वो V इक्वल टू माइनस VB है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अभी आपने डेरिवेशन देखा था कि कोई भी रॉड किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान थी, उसकी ट्रांसलेशनल मोशन थी, स्थानांतरित गति से गतिमान थी, तो आपने उस पर उसका EMF कैलकुलेट किया था। उसी का एक सेकंड मेथड ये है कि अगर हम रॉड को फ्रीली न रख के उसको एक किसी फ्रेम से कनेक्ट कर दें। सपोज दैट फ्रेम की जो लेंथ है, ये लेंथ L मान लें, फ्रेम की लेंथ कितनी है, L, और ये जो डिस्टेंस है ये x, जहां पे इसको हमने क्या किया, अटैच किया इस फ्रेम से। अब इसमें ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, गतिमान। अब यहां पे कौन सा हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, अभी तक तो हमने रॉड लिया था, फ्रेम में रॉड हमने कनेक्ट किया एक फ्रेम पे, तो फ्रेम पे ये स्लाइड हो रही है और V वेग से गतिमान है, ठीक है। तो इसमें कैसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, ये ध्यान देना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, चेंज ऑफ फ्लक्स। जब ये रॉड इस पे स्लाइड करेगी तो अभी हमने देखा ये कितना एरिया कवर कर रही है, ये इतना ही एरिया कवर कर रही है। जब ये मूव करके यहां पे पहुंच जाएगी इस जगह पे, तो ये एरिया कितना कवर करेगी, एरिया इंक्रीज करेगा। तो यहां का फ्लक्स जो आप कैलकुलेट करेंगे 5E1 यहां कुछ होगा। जब एरिया इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप जानते हो फ्लक्स डिपेंड है, हमने कहा था फ्लक्स डिपेंड क्वांटिटी हमने बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट फ्लक्स की जो क्वांटिटी है उसमें एक एरिया टर्म हमने यूज किया था कि एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है एरिया पे, जब एरिया इंक्रीज होगा। अब क्या है, जैसे फ्लक्स प्रीवियस में क्या था 5E1, अब क्या है जब ये मूव करके यहां आ गया तो 5E2, तो फ्लक्स चेंज हो रहा। जब फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट में तो वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज के कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, यहां पे प्रूफ करना है। आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कितना होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता है, E इक्वल टू फाइव इक्वल टू EA cos थीटा, यही तो निकलता है, फाइव इक्वल टू EA cos थीटा। तो फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स
फाइव बी इक्वल टू ई ए, यहां पे बी हो जाएगा, ई की जगह क्या बन जाएगा बी, बी ए कॉस थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, क्योंकि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ही होती है। ठीक, तो फील्ड और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पे फाइव बी जो मिलेगा वो बी ए मिल जाएगा, बी ए। अब एरिया कितना होगा, इस लूप में कितना एरिया है इसका, लेंथ एल है और जो जितना एरिया की कवर है लंबाई और इसकी चौड़ाई, तो यहां पे ए की जो वैल्यू हो जाएगी एल इंटू एक्स, तो यहां पे हो जाएगा फाइव बी इक्वल टू बी एल एक्स। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, बी एल एक्स। अब आप जानते हैं फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ होता क्या, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ की बात करते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। जब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कि कोई भी आप मैग्नेट किसी कॉइल के पास ले गए, कितनी तेजी से ले गए, कितनी तेजी से दूर लेके आए। ठीक है, तो वहां फ्लक्स जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब वो डी फाइव बी अपॉन डी टी जो चेंज हो रहा है फ्लक्स, वो क्या जनरेट कर रहा है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये पूरी जो इंसिडेंट होती है, इसको, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। तो इस ईएमआई के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। फाइव क्या है, फाइव बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फाइव बी की यहां वैल्यू यूज करेंगे, तो फाइव बी कितना है, माइनस डी अपॉन डी टी। फाइव बी की वैल्यू कितनी है, बी एल एक्स। मैग्नेटिक फील्ड एक समान है, क्वांटिटी फिक्स है, फ्रेम की लेंथ फिक्स है, वेरिएट क्या कर रहा है, रॉड मूव कर रही तो डिस्टेंस चेंज हो रही, तो टाइम के साथ क्या चीज वेरी कर रही, एरिया, एरिया बदल रहा है। एरिया में जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो तो, विड्थ तो इसकी फिक्स है, लेकिन जो इसकी लंबाई में जो चेंज आ रहा है, क्योंकि एरिया कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी, उससे जो पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिनिमम होगी। एरिया इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी। ठीक है, तो फ्लक्स बदलेगा, पहले का जो फ्लक्स होगा और जब मूव करेगी रॉड उसके बाद का फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स चेंज होने से ही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब क्या करेंगे, बी एल तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बी एल कांस्टेंट है क्योंकि एक समान वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। dx x हमारा वेरी करेगा dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt को हम लिख क्या सकते हैं, बताइए भैया, क्या है, विस्थापन बटे टाइम, और जब विस्थापन बटे टाइम जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज नोन एज वेलोसिटी। तो dx अपॉन dt जो होगा, ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, dx अपॉन dt फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, क्या होता है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt का जो टर्म हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v एल v, dx अपॉन dt की जगह v, तो इसी को हम लिखते हैं क्या, इक्वल टू माइनस ई बी एल। अब आपको बार बार माइनस जो ये है, ये ऋण जो बार बार लगाते हैं, मैं माइनस क्यों लगा रहता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो माइनस अगर नहीं लगेगा
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हर एक फार्मूला हमारा गलत हो जाएगा। कारण क्या है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वहां पे लेंज लॉ है, और लेंज लॉ क्या करता है, क्योंकि जब फ्लक्स चेंज आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड करंट अगर जनरेट होगा वो क्या करेगा, किसी भी मैग्नेट के मोशन को डिस्टर्ब करता है, वो क्या करता है, मोशन के कारण वो जनरेट हो रहा, उसी मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में आप वीडियो जब ध्यान से देखेंगे बहुत तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमने मैग्नेट के मोशन को दिखाया है कि मोशन हमारा अगर कॉइल की तरफ है तो क्या करता है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो क्या करती है, उसका विरोध करती है, ठीक। और जब कॉइल से दूर जाता है तब भी विरोध करती है, दोनों स्थितियों में, आयन पोल एस पोल में चेंज हमने बताया था। तो ये लेंज लॉ की वजह से इस पे माइनस हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो जिसके कारण ये इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, जिसके कारण करंट उत्पन्न हो रहा है, वो उसी कारण का क्या करने लगती है, अपोज करने लगती है। अपोजिशन जहां पे आता है तो लेंज लॉ। तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फार्मूले में आपने देखा होगा माइनस चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट जो भी हमने बताया। मोशनल ईएमआई ऑफ द लूप जनरेटेड एरिया, जनरेटेड एरिया जो भी एरिया हमारा चेंज आ रहा है, इस जनरेटेड एरिया की वजह से इस पे फार्मूले आपने दोनों सेम टाइप के देखे होंगे, क्योंकि फील्ड में अगर रॉड मूव कर रही है, कोई भी छड़ है, उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला OB माइनस BBL है। और अगर फ्रेम में, फ्रेम हमने रख दिया, जैसे रेल की पटरी जो होती है, इस पे एक्सल मूव करता है, जिसमें पहिए लगे रहते हैं ना, एक्सल मूव कर रहा है रेल की पटरी के बीच में, तो ये एक्सल मूव कर रहा है, ये क्या है, इससे अटैच है, ये फ्रेम, रेल की पटरी क्या है, फ्रेम है। इस फ्रेम से इसका एक्सल जो मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करते हैं ना, एक्सल चल रहा है, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा वो कितना होगा, BBI, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो दोनों के फार्मूले क्या है, सेम। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, या तो रॉड मूव करें या रॉड को फ्रेम से अटैच करा दें, कोई चेंज नहीं आता। सब में क्या होता है, उस सभी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो विद्युत बल होता है वो BBI होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले। अभी आपने कोई भी रॉड का मोशन देखा था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई भी छड़ किस तरीके से मूव करती है, फिर हमने उसको फ्रेम से कनेक्ट कर दिया था छड़ को, तब आपने उसका फील्ड वहां पे EMF कैलकुलेट किया, तो दोनों में EMF की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, माइनस का EBI। अब हमने एक टॉपिक लिया कि अगर कोई भी छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है, रोटेशनल मोशन है, कैसा मोशन है, रोटेशनल, मतलब ये रोटेट कर रहा है इसमें, तो रोटेशन करेगी तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू EMF विद्युत बल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हम रोटेशन से तो हम ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर कोई भी रॉड मूव कर रही है तो रॉड के छोटे छोटे से पार्ट भी इसी के साथ गतिमान होंगे, वो भी तो गतिमान होंगे। तो मान लिया कि इसका लेंथ, कोई भी लेंथ कंपोनेंट है, ये छोटा सा लेंथ कंपोनेंट हमने ले लिया, इसकी लेंथ जो दी गई वो dx है, और जहां से मूव कर रही है यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो x, कितनी, x। इस तरह से हमने लिया है कोई भी, जैसे हमने ये छड़ रखी है और इसका ये लेंथ कंपोनेंट, जो लेंथ एलिमेंट है, जिसको हम अल्पांश कह सकते हैं, और छड़ अगर गतिमान होके, क्योंकि रोटेट करेगी तो इसी तरीके से रोटेट करेगी, अगर छड़ गतिमान होके यहां पे आ रही है बहुत ही कम समय के लिए, तो ये जो गति है, ये गति कैसी हो रही है, रेखी गति हो रही है। यहां पे तो रोटेशनल मोशन है, ये क्या है, रोटेशनल, ये तो घूर्णन गति कर रहा है, ये घूर्णन गति है, लेकिन इसके लेंथ, जो लेंथ एलिमेंट लिए हैं, ये एक रेखी गति करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही, जो लेंथ एलिमेंट हमने लिए वो रेखी गति। क्यों ये सब कुछ ले रहे हैं,
आपके दिमाग में होगा ये बात क्यों बता रहे हैं, पूरे रॉड के लिए रोटेशनल मोशन से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, उसकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रेखीगत ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर हम एक लेंथ कंपोनेंट के लिए डेरिवेशन करना सीख गए तो टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे। हम लोगों ने इंटर में फिजिक्स में पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है इंटीग्रेशन, तो टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी रॉड के लिए हम निकाल लेते हैं। जैसे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी किसी रिंग के लिए, तो रिंग के किसी एक पार्ट से हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते थे और टोटल का इंटीग्रेट कर लेते थे, तो पूरे रिंग के लिए निकल आता था। यही तो किया था, बस वही यहां करना है। जो आपने देखा होगा कि जब कोई भी पार्टिकल सूर्य के चारों ओर गत करता है, रोटेशनल मोशन करता है, तो सूर्य से दूरी पर कुछ डेल्टा टी टाइम के लिए वो एक रेखी गत करता है। जो ये प्लैनेट है इस सन से ये क्या करेगा, रेखी गत करेगा, तो ये रेखी गत होती है इसकी। ठीक है, अब हम मान लें सपोज दैट इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है r, तो यहां पे रोटेशनल मोशन को हम निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन के टर्म में कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये आता कैसे है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स का पोर्शन जो रहता है, यांत्रिकी में आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है। अगर हम देखें यहां से चल रहे हैं और ये पूरी गत कंप्लीट करने के बाद में ये पूरा पथ हमने कंप्लीट किया, यहां तक आए तो कितना कोण घूम गए, 360, और 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेग है, और वेग ये कौन सा है, रोटेशनल मोशन हमें निकालना है। ठीक है, तो रोटेशनल ये वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा यहां पे हमें कैलकुलेट करना है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई तो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। अब ये एक पूरी गत कंप्लीट करके यहां पे फिर से आ गया, तो इसमें जो लगा समय है उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। तो ये आवर्तकाल कितना, देखो चली गई दूरी और बटे समय t, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन t। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया घूर्णन गति निकालने को। ठीक है, अब यहां पे रेखी गत कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी कैलकुलेट करेंगे। यहां पे कितना हम लोग चल रहे हैं, अगर त्रिज्या r है तो इसकी सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, और टाइम इसमें कितना लग रहा है, 2 पाई r, टाइम कितना लग रहा है, t, टाइम कितना लग रहा है, t, टोटल में ये 2 पाई r सरकमफेरेंस, इसकी परिधि पे घूमने में जो समय लग रहा है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। एक बिंदु से एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कह रहा था, आवर्तकाल। तो 2 पाई r अपॉन t, यही होगा। अच्छा, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, ये कोण पे डिपेंड करता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो ये 2 पाई एंगल घूमेगा, और ये परिधि पे घूम रही है, क्योंकि रेखीगत आपको परिधि पे मिलती है ना कि एंगल पे। यहाँ पे रेखीगत मिल रही परिधि पे, तो परिधि होती है 2 पाई r अपॉन t, और 2 पाई अपॉन t को क्या लिखते हैं, ओमेगा, तो v इक्वल टू r ओमेगा। आपने फर्स्ट ईयर में जितने लोगों ने इस मेथड से अगर किया हो v इक्वल टू r ओमेगा प्रूफ, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। जो मेथड आपको हमने बताया है यहाँ पे, इस मेथड से अगर किसी ने v इक्वल टू r ओमेगा निकाला हो, रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, केवल आपको क्या लिखना है, वेग बराबर 4 बराबर दूरी बटे समय लगाना है, बस इतना आना चाहिए। कोणीय वेग के लिए कोण का दूरी लेंगे और समय पीरियोडिक टाइम आवर्तकाल हो जाएगा, और इसके लिए परिधि की दूरी लेंगे और आवर्तकाल। जिसने जिसने इस विधि से किया हो वो कमेंट जरूर करें प्लीज। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। यहां पे क्या है, ये लेंथ एलिमेंट dx है, ये मूव करके कहां पहुंच रहा है, इस जगह पे। इस टाइम पे इसकी डेल्टा टी टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर की वो हमारी होगी कौन सी, रेखीगत होगी, ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये एक रेखीगत कर रहा है। ठीक, अब इसके यहां से डिस्टेंस क्या है, dx है, तो यहां पे हम ले सकते हैं जो
इस रॉड के लिए जो गुणन कर रहा है, तो इसके लिए हमें यहां पे जो कंपोनेंट निकालेंगे स्मॉल फॉर, यहां लिख देंगे फॉर लेंथ एलिमेंट, फॉर लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इसको साफ किए दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा टॉपिक हमने रिवाइज कराया था, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने ये करा दिया था। ठीक है, तो लेंथ एलिमेंट कितना हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्पांश, ये अल्पांश निकालना है। ठीक, छोटा सा भाग, पूरी छड़ का एक छोटा सा भाग में निकालना है, वही क्या है, अल्पांश। तो ये लेंथ एलिमेंट के टर्म में ईएमएफ कितना आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी वी टी एक्स, यही हो जाएगा। अब ये लेंथ है तो इसको लिखेंगे डीई, क्या लिखेंगे, डीई, डीई इक्वल टू, क्योंकि छोटा है, डीएक्स जब ले रहे हैं छोटे, इस लेंथ के लिए इतने कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं, इस छोटे छोटे कंपोनेंट यहां से ये मूव करेगा, तो इसके द्वारा भी एक पथ बनाया जाएगा। इस पथ की त्रिज्या कितनी है, x, ये एक पथ बना है, इसके पूरा त्रिज्या कितनी है, l, कैपिटल है, तो यहां पे कितनी है त्रिज्या इसकी, x। तो यहां पे क्या होता है, जो फार्मूला होता है b इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां पे b जो रेखीगत होगी, वो घूर्णनगत में अगर हम इस फार्मूले को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ओमेगा या ओमेगा x, यही हो जाएगा। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, r की जगह जो सूक्ष्मतम डिस्टेंस है, ये छोटे वाले जो ये वृत्त आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, x, तो v इक्वल टू x ओमेगा। अब यहां पे आ जाए तो d लेंथ एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा ना, माइनस का v ओमेगा x dx, ठीक, ओमेगा x dx, यही मिलेगा, कोई दिक्कत। अब इस रॉड के कारण, जो रॉड हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड में, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान है, और वो गत कैसे कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल नहीं है, ट्रांसलेशनल का डेरिवेशन हम बता चुके हैं आपको, यह रोटेशनल मोशन कर रही है। इस रोटेशनल मोशन के कारण इसमें टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो इस रॉड के कारण टोटल ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। तो रॉड के कारण टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो टोटल ईएमएफ यहां पर हो जाएगा ईएमएफ इक्वल, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई, E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, समझ में, इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल का, तो यहां पे आ जाएगा E इक्वल, यहां पे जो टर्म है डी की वैल्यू रख देंगे, माइनस बार आ जाएगा, बी ओमेगा एक्स डीएक्स, यही तो है टर्म। अब क्या करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, तो माइनस बी ओमेगा, अब लेंथ कितनी टोटल है, 0 टू एल, 0 यहां 0 लेंगे, और टोटल लेंथ इसके लिए निकालना है, लेंथ कंपोनेंट इतने छोटे छोटे कंपोनेंट बन के पूरा लेंथ बन जाएगी, dx 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 dx, ये टोटल जब जोड़ेंगे तो ये टोटल एल के बराबर हो जाएगा, तो 0 टू एल हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग जाएगी 0 टू एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है एल, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 0, तो यहां से आ जाएगा E इक्वल टू माइनस का 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो कोई भी रॉड अगर रोटेट कर रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें क्या करना है, क्योंकि आपने क्या किया, रेखी गति के लिए जो ट्रांसलेशनल मोशन होती है किसी रॉड की मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट किया था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, VVL, कितनी थी, VVL, EMF इज इक्वल टू VVL, नेगेटिव साइड बाय लेंथ का, क्योंकि अपोज करता है इसलिए नेगेटिव साइड, ठीक। अब आपने क्या किया, इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में आपको अब इसको ट्रांसलेट नहीं करना है,
सीधी रेखा में नहीं चलाना है, अब आपको रोटेट करना है, लाइक प्लैनेट अराउंड सन। कोई भी जैसे अर्थ का मोशन है सन के अराउंड, ऐसा करना है आपको, गतिमान करना है, एक सिरा इसका फिक्स करके इसको रोटेट करना है। तो जब रॉड रोटेट होगी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, रोटेशन करेगी, तो रोटेशन के टाइम पे आपको इसमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, रोटेशन में फ्लक्स चेंज आएगा, तो ईएमएफ में उसमें भी यही होगा कि चार्ज शिफ्टिंग होगी, चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लगेंगे। बात वही है इसमें भी। अब आपने क्या किया, इसमें एक लेंथ एलिमेंट लिया, मतलब क्या किया, टोटल लेंथ एल का एक छोटा सा लेंथ कंपोनेंट आपने ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें रेखी गति से कॉन्सेप्ट पता है, इस रोटेशनल मोशन से हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं पता है। तो आपने क्या किया, उस छोटे से भाग का रेखी गति की तरह, ट्रांसलेशनल मोशन की तरह डेरिवेशन किया। ठीक, तो रेखी गति की तरह हमने डेरिवेशन किया, तो बी एल की जगह जो अल्पतम हमने लिया, तो एल इज इक्वल टू यहां बन गया डीएक्स, और ये डीएक्स तो ये बन गया वी बी डीएक्स। ये ठीक, हमने बताया कि जब कोई भी प्लैनेट किसी के अराउंड मूव करता है तो बहुत ही इंस्टेंट टाइम के लिए वो एक रेखी गति करता है। किस पे? ऑन द सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर। उस सर्कमफेरेंस पे क्या करता है, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए क्या करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। तो ये जो लेंथ कंपोनेंट है, ये जब रॉड हमारी रोटेट होके यहां पहुंचेगी, तो ये लेंथ जो कंपोनेंट है, जो लेंथ एलिमेंट है, ये एक रेखी गति करेगा। रेखी गति के कारण इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा, उसकी जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा D इक्वल टू माइनस का वी बी डीएक्स। एल की जगह डीएक्स आती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरी डेरिवेशन में, क्योंकि आप एक लेंथ कंपोनेंट से निकाल लेते हैं। तो हमने एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी सूक्ष्म वेरिएशन है, डीएक्स में अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही है, तो होल एरिया का अगर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उस डीएक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। डीएक्स इज द कोई भी इंस्टेंट वैल्यू एलिमेंट है किसी चीज का, और जब उसको हमें एक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, क्योंकि इस सूक्ष्म कंपोनेंट जितने भी हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इसमें रॉड में, सभी के लिए हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन करने के बाद में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने कैलकुलेट किया। माइनस चिन्ह अपोज को इंडिकेट कर रहा है, उसको बार बार हम बताएंगे आपको, क्योंकि लेंज लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ रहे हैं। लेंज लॉ होगा, क्योंकि लेंज लॉ क्या करता है, जिस फीचर से वो जनरेट हो रहा है उसी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस, आपने माइनस साइन रखा तो यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, माइनस। आई होप आपको ये डेरिवेशन एक ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक एंड कमेंट और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें।